आप सभी को नमस्कार। मैं त्रिवेणी सिंह हूँ, एसपी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश पुलिस। एक इंटरेस्टिंग केस था, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करें। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वो हो रही है वैसे वैसे क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स तो टेक्निकली हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। एक केस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट विल बी आई ओपनिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ हम लोग को SMS आता है कि पार्ट टाइम जॉब या इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के रोज़ SMS आते हैं। तो कोई सोच सकता है कि एक SMS जो है ये कितना बड़ा क्राइम होगा, ये कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। एक SMS जो आपके मोबाइल फ़ोन पे आ रहा है जिसमें आपका किसी का 50,000 गया, किसी का 2.5 लाख रुपये गया, और ये कितना बड़ा अमाउंट होगा अगर पूरे इंडिया से हम कैलकुलेट करें, उसी का प्रेजेंटेशन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए DLT प्लेटफॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है SMS, बल्क SMS इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड उनका SMS प्लेटफॉर्म है, जो DLT ने सिर्फ इसलिए बनाया कि हम जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको, जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करें। लेकिन उसकी वजह से देखिए क्राइम कैसे हो रहा। ये देखिए एक मैसेज आता है, हर आदमी के मोबाइल पे आता होगा, यही मैसेज लिखा रहता है, फ्लिपकार्ट अर्जेंटली रिक्रूट्स, मैक्सिमम डेली सैलरी इतना अमाउंट, ढेर सारा आता है। हमारे यहाँ भी आया एक विक्टिम को, हमने FIR रजिस्टर किया, उसमें 2.2 लाख सिर्फ गए, उस लेडी के सिर्फ 2.2 लाख गए थे। अब देखिए यहाँ ये पूरा प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बल्क SMS भेजना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक कोई एंटिटी होनी चाहिए, वो दैट में भी कोई कुछ भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। तो एक आपको एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे ये VM है, अब ये VM जो है ना ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर, जहाँ से हमने ये कोड लिया है, तो उसको किसी हम टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाएंगे, हम कहेंगे हमको बल्क में SMS भेजना है, तो वो कहेगा कि आप एंटिटी का डॉक्यूमेंटेशन दीजिए। तो मैंने अपना ID प्रूफ दे दिया, पैन और एड्रेस। उसके बाद कहेगा क्या हेडर लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, हेडर हम कुछ भी ले सकते हैं। हम अगर इन्फोसिस ले लें, ये VM क्या गए इन्फोसिस कर दे, तब भी हेडर एक्सेप्ट हो जाएगा, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाएगा। अब जब ये आपको डिलीवर होगा तो आप सोचेंगे ये इन्फोसिस SMS है। दूसरा, एक और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो SMS का कॉन्टेक्स्ट होगा वो भी वैलिडेटेड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। अब देखिए ये आदमी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इस तरह के आते रहते हैं। गूगल पे जब भी आप जाएंगे तो गूगल पे आप, गूगल का सर्च इंजन इस तरह का है कि आप जब भी पार्ट टाइम जॉब सर्च करेंगे तो जो पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो कंपनियां आई होंगी उन्हीं का एड दिखेगा आपको। इसी का साइबर क्रिमिनल्स फायदा उठा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा वो गूगल पे सर्च करता है पार्ट टाइम जॉब, वैसे ही आता है उनका, सबसे पहले उनका आएगा। उसके बाद से जब लिंक क्लिक करेंगे तो वहाँ WhatsApp नंबर होगा, WhatsApp नंबर पे आप चैट शुरू हो जाएगा, और चैट होने के बाद टेलीग्राम पे वहाँ से ले जाते हैं, और टेलीग्राम के बाद आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देते हैं कि ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, इसमें आप 200 डाल दीजिए तो आपका ये पैसा 400 हो जाएगा, 5000 डाल दीजिए तो 6000 हो जाएगा। ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम भी वहाँ ऑपरेट होना शुरू होता है, पार्ट टाइम जॉब से शुरू होता है। ये देखिए इस तरह से रोज हम लोग देखते रहते हैं, इस तरह के मैसेज रोज आते रहते हैं। पार्ट टाइम जॉब से शुरू होगा, इंस्टेंट लोन से शुरू होगा, फिर पॉन्जी स्कीम शुरू हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे नहीं हमको नौकरी चाहिए, तो उसके लिए वो कहेंगे कि ठीक है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फी और इस तरह के नाम पे छोटा छोटा अमाउंट लेते रहेंगे। अब देखिए ये गूगल का आप एल्गोरिथम जानते ही हैं, जो पेड कर देगा उसका सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। आप अपनी कंपनी का आप कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर में लिखिएगा, सर्विस सेंटर नंबर, कॉल सेंटर नंबर, टोल फ्री नंबर, और आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए। देख लीजिए गूगल में निश्चित रूप से साइबर क्रिमिनल्स जो है अपना नंबर दिए होंगे। लाखों की संख्या में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पेड एडवर्टीजमेंट रन करा रहे हैं गूगल पे, और उस सर्च इंजन में उनका सबसे टॉप पे आता है, और हजारों लोग रोज शिकार हो रहे हैं। मैं आप लोगों का फोकस इस सर्विस इसलिए नहीं करना चाहता। ये हमने शुरू किया था, ये देखिए अर्निंग एप्स, वही जो पार्ट टाइम जॉब है या अर्निंग एप्स है या इंस्टेंट लोन है, ये शुरू हो रहा है। इस तरह का डैशबोर्ड, जब आप WhatsApp पे जाते हैं और WhatsApp के बाद आप कोई लिंक ओपन करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है। अब आप लालच में आ जाते हैं,
200 जैसे रिचार्ज कराएंगे वैसे ही आपके अकाउंट में, आपके वाकई आपके अकाउंट में जो आपने अकाउंट दिया होगा उसमें तुरंत क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपीज़ या 100 रुपीज़। वो बताते हैं, पूरा डैशबोर्ड दिखता है। 400 आप करेंगे तो कुछ और दिखेगा। फिर आपको इस तरह से प्रॉमिस, जब आप 50,000 से ऊपर जाएंगे तो आपका ये वॉलेट काम करना बंद कर देगा। ये क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में भी यही हो रहा, हर जगह यही हो रहा। अभी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये स्कैम जो है 4200 करोड़ रुपीस लास्ट 3 मंथ्स में अमाउंट है। 4200 करोड़ रुपीस। ये शुरू कहाँ से हुआ है? 2.2 लाख। ये आदमी कौन है? विनोद कुमार। ये देखिए उसके साइन सिग्नेचर से लग रहा है कि कोई ऐसे आदमी है, लेबर है, मजदूर आदमी है। इसकी आईडी यूज हुई है। ये हेडर क्रिएट किया गया है VNO-DEC और SMS एग्रीगेटर इसमें मोबी शास्त्रा है। अब देखिए उस SMS एग्रीगेटर मोबी शास्त्रा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है हांगकांग की कंपनी से। अब इसके आगे अभी इंटरेस्टिंग चीज, अब आप देखिए, ये एक हेडर जो इस मजदूर के नाम पे बनाया गया, वो विदिन 6 डेज 10 लाख मैसेज भेजता है एक आईडी से। 10 लाख SMS लोगों को डिलीवर होता है, पार्ट टाइम जॉब का, इंस्टेंट लोन का। अब 10 लाख में 10 लाख, अब सोचिए 10 लाख में अगर 1%, 2%, 3% लोग भी अगर शिकार हो गए। अब देखिए ये जो हम लोगों ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमने मनी ट्रेल पूरा दिखा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे उस तरह का एग्जाम्पल है आपके सामने कि देखिए मनी ट्रेल, ये सब सेल कंपनीज हैं, सारी की सारी फ्रंट एंड कंपनीज हैं, सेल कंपनीज हैं। सिर्फ पैसा रूट करने के लिए इनका यूज किया, एज ए म्यूल अकाउंट यूज कर रहा। यूज कौन कर रहा है वो सबसे सरप्राइजिंग है। ये देखिए ये पैसा जा रहा है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फिनटेक ऑपरेटर्स हैं जिनका इंटीग्रेशन हुआ है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री से, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वर्चुअल एड्रेस में @ कुछ भी लगा दीजिए, आप त्रिवेणी लिख दीजिए @त्रिवेणी, और आपका पैसा चला जाएगा HDFC को। रहेगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आएगा, लेकिन @ कुछ भी आप लगा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसी का क्रिमिनल फायदा उठा रहे हैं, @ जो है करके और कोई भी चीज दे देते हैं और उसके बाद पैसा चला जाता है। वो फिनटेक कंपनियों का इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जांपल इस जो इन्वेस्टिगेशन मैंने केस में रेजर पे कंपनी थी, रेजर कंपनी का जो नोडल अकाउंट है वो ICICI बैंक में है। ये सारा पैसा ICICI बैंक में जा रहा है, लेकिन जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो रेजर पे दे रहा है वो कोई भी कंपनी का नाम, आप @ कुछ भी लिख दीजिए, आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिल जाएगा, अकाउंट मिल जाएगा, जो कि नियमता गलत है। आप अमाउंट देखिए, ये अमाउंट जो पैसा जा रहा है इंडिया से कहाँ निकल रहा है? 75 करोड़, 52 करोड़, 452 करोड़ चाइनीज हैं। ये सब सारा बिनांस से जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा ये पैसा कैसे बिनांस का हम लोगों ने वो किया था। बिनांस से जब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी तो ये मनी ट्रेल मिला कि इसका 90% पैसा हमारा 4200 रुपीज़ करोड़ का वो गया चाइना। अब देखिए जब हम लोगों ने SMS एग्रीगेटर से बात किया तो पता चला कि ये SMS, ये ट्रैफिक कहाँ से रूट हो रहा है? दुबई से, हांगकांग से। हांगकांग से बैठ करके SMS एग्रीगेटर का पोर्टल एक्सेस कर रहा है चाइनीज, और यहाँ वहाँ से वो डिलीवर कर रहा है। इंडिया है ही नहीं, खाली एक ID क्रिएट करने के लिए सिर्फ लिया गया था एक मजदूर को। एक मजदूर सिर्फ ID क्रिएट करने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए लिया गया, बाकी इंडियंस का कोई वो नहीं। अब देखिए पैसा कहाँ जा रहा है? SMS कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? हांगकांग से। उसकी IP आई है बाकायदे प्रूफ। पेमेंट जो SMS एग्रीगेटर को पेमेंट जा रहा है, SMS एग्रीगेटर पैसा लेगा, जो हमारा SMS एग्रीगेटर को पेमेंट जा रहा है उसको हमने प्रूव कर दिया कि ये पेमेंट दुबई में जा रहा है। इंडियंस को मैसेज भेजे जा रहे हैं, पैसा जा रहा है दुबई में। अब सुनिए, देखिए ये वर्चुअल एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस किसी को शेयर करते हैं तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देखिए क्या दिया गया है, यूसेज सिंग9 आउ बैंक। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको यही VPA मिला पेमेंट करने के लिए, तो आप कैसे श्योर होंगे कि पैसा कहाँ जाएगा? अगर पुलिस के पास आएंगे तो पैसे, पुलिस सबसे पहले क्या देखेगी? AU बैंक तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसको मैसेज देंगे? हम आखिर लेटर किसको लिखेंगे? अगर नोटिस भी देंगे तो किसको देंगे? ये बैंक क्या निकल के आ रहा है? फाइंडिंग में क्या निकल के आ रहा बैंक? IDFC बैंक का। ये हमारा जो लीगल ग्रे एरियाज हैं, जो हमारा रेगुलेटरी जो वीकनेसेस हैं, देखिए उसको कैसे चाइनीज कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये जा रहा है VPA, इससे पैसा जा रहा है करोड़ों में। ये देखिए मैंने ये एक चार्ट बनाया
कि आखिर ये वीपीए एड्रेस का जो अल्टीमेटली ये कहाँ जाता है पैसा। तो आप देखिए कई ऐसे हैं, जब बंधन बैंक का आप देख लीजिए, @एक्सेल का बंधन बैंक में रिजॉल्व हो रहा। इसका मतलब कि कोई भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि ये पैसा हम किसको दे रहे हैं, तो हम सोचते ही नहीं इसके बारे में, हम सोचते ही नहीं। अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो पैसा आ रहा था, ये हमारा पैसा रेजर पे से गया नोडल अकाउंट में आईसीआईसी बैंक में, और वहां नोडल अकाउंट से जेब पे क्यों हम बैंकिंग इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन केवल इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से कर सकते हैं, तभी हम सीधे बैंक से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो पैसा वहां से जेब पे गया, जेब पे से पैसा बिनांस पे जा रहा, इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस पे। और जब बिनांस से हम लोगों ने लॉग मांगा तो बिनांस ने दिया कि ये मिक्सर यूज करके, जो मिक्सर टेक्नोलॉजी यूज करके वो जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो मिलियंस ऑफ वॉलेट्स में जा रहा है, बिटकॉइन के वॉलेट्स। वो जो वॉलेट का हम लोगों ने डिटेल मंगवाया तो पता चला कि ये वॉलेट पूरा का पूरा चाइनीज में, जो आपको मैंने दिखाया। अब देखिए ये खैर हम लोगों के लिए इशू है, ये गवर्नमेंट के लिए, कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, क्या गूगल को अगर मैं ये कहूं कि इन्फोसिस का कॉल सेंटर नंबर ये है, या उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉल सेंटर नंबर है, अगर गूगल को मैं ऐड दे देता हूं, तो क्या गूगल के ऐड में हमारा नंबर क्रिमिनल का नंबर होना चाहिए यूपी पुलिस के नंबर पे, नंबर 1 नहीं होना चाहिए ना? तो क्या साइबर क्रिमिनल्स क्या रखा रहा, इन्फोसिस कॉल सेंटर नंबर, कोई भी कंपनी, कोई भी एचसीएल ये नंबर, कोई एफएमसीजी बड़ी कंपनी है उसका दे दिया, कंज्यूमर गुड्स की बड़ी कंपनी, सबके पड़े हुए हैं। आप अभी टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को, आप कॉल सेंटर नंबर और कोई बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी हो दीजिए, आपको फेक मिलेगा। पीएनबी बैंक का देख लीजिए, आईसीआईसी बैंक का, सारे क्रिमिनल्स जो है पेड एडवर्टाइजमेंट रन करा रहे हैं। एक तो ये, और यही सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये आदमी समझता है, जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल फोन में सैमसंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमने लिखा सैमसंग कॉल सेंटर नंबर, जैसे कॉल सेंटर नंबर आएगा एक मोबाइल नंबर आएगा, हम बात करेंगे, मैंने ये सैमसंग का फोन खरीदा था, हाँ हम सैमसंग हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, बताइए क्या बात है। अब देखिए यहीं से फ्रॉड शुरू हो जाता है। तो एक ये हम चूंकि हम नहीं जानते हैं इसलिए हो रहा है। बैंक के बारे में मैंने बताया, बैंक में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, 4200 करोड़ जो अभी तक हमने वो किया, जिसका ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मेरे पास है, जो एसटीआर जनरेट हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। आप दुनिया भर के टूल्स लगाए हुए हैं कि एएमएल टूल्स ये है, एसटीआर का हम ऐसे करते हैं। आज तक किसी एसटीआर बेस्ड कोई क्राइम आप लोगों ने, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री या सबकी बात कर रहा हूं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आप, ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतना मनी मूवमेंट हो रहा और सब मनी लॉन्ड्रिंग है, किसी ने चेक किया और पूरा का पूरा पैसा चाइना में विड्रॉल हो रहा। इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन, हम लोगों को इस तरह के, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूं कि हम लोगों को इस तरह के सोल्यूशन चाहिए कि हमको रेड फ्लैग पहले ही दे दे, रेड अलर्ट दे दे कि भाई देखिए ये हमको सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप इसको आगे देख लीजिए। अब आप पेमेंट एग्रीगेटर, कोई रेगुलेशन नहीं, पेमेंट एग्रीगेटर वर्चुअल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। वर्चुअल अकाउंट हमारा, वर्चुअल अकाउंट मतलब हमारा अकाउंट सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, आईटी एक्ट में अकाउंट सेंसिटिव पर्सनल डेटा। वर्चुअल अकाउंट आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? सेंसिटिव, मेरी आइडेंटिटी जो मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, क्या आप कुछ भी बनाते हैं XYZ? इसका मतलब कि ये पेमेंट एग्रीगेटर्स या पेमेंट रेगुलेटर्स जो है, जो पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्स या पेमेंट एग्रीगेटर कहिए, या इनका कोई अभी भी आरबीआई ने इनको ठीक तरीके से रेगुलेट ही नहीं किया, अदरवाइज ये क्राइम होता ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी का ही देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में पैसा पूरा का पूरा आईसीआईसी बैंक से जा रहा है जेब पे, और जेब से जा रहा है बिनांस, और बिनांस के बाद चाइना में विड्रॉल हो रहा है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? जब हमारे पास यही नहीं है कि हम अल्टीमेटली हम ट्रैक कर लें उस क्रिमिनल्स को, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो कोई भी आदमी उठेगा और क्राइम करना शुरू कर देगा और बिटकॉइन में पैसा ले लेगा। और दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, 3600 क्रिप्टो करेंसी, कोई हमको बता रहा था कि 3600 तरह की क्रिप्टो करेंसी है। कौन क्रिप्टो करेंसी सही है, उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, लीगल टेंडर है नहीं, वो एक एप्लीकेशन है, या उसको एक डिजिटल एसेट माने, हम एक क्या मांगे, एक कोड माने, क्या मांगे, उस पर हम पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आप, मेरे पास कई केसेस देखे, चूंकि मैं इस केस पे फोकस कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्रिप्टो वॉलेट्स गलत तरीके से आपको शेयर किए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो वॉलेट्स गलत है सही है। क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज फेक ऑपरेट कर रहा है, क्रिप्टो माइनिंग फेक तरीके से हो रही है, माइनर्स फेक हैं। इसमें से कोई आदमी हमको बता सकता है कि उसके पास कोई तरीका है ये जानने का कि ये जो माइनिंग है वो सही है
इथेरियम सही है, बिटकॉइन सही है कि लाइट कॉइन सही है, या कल त्रिवेणी कॉइन निकाल दूं, मैं अपने नाम पे त्रिवेणी कॉइन निकाल दूं, वो सही होगा गलत होगा? ये एक्सचेंज सही है, ये वॉलेट सही है? क्योंकि हमारे पास तो वो भी केसेज हैं जिसमें एक्सचेंज गलत बन गया और पूरा डैशबोर्ड वही एग्जैक्टली वही बिनांस का डैशबोर्ड दिखा रहा है और ऑल ऑफ सडन सारा पैसा चला गया। जब आप लोग रोज न्यूज पेपर में पढ़ रहे हैं, उसी तरह वॉलेट्स फेक बन रहे हैं, माइनिंग फेक हो रही है। ये है क्रिप्टो करेंसी, सबसे बड़ा क्रिमिनल्स का। आप देखिए डार्क वेब पे जाइए, डिफैक्टो करेंसी बना हुआ है डार्क वेब का, ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का। ये अब एसएमएस एग्रीगेटर, कोई रूल ही नहीं है उसके लिए, कोई भी रूल नहीं। क्यों? अगर त्रिवेणी सिंह ने ऐड दिया तो त्रिवेणी सिंह विनोद के नाम पे होना चाहिए ना, कि आप फ्लिपकार्ट के नाम पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब इन फ्लिपकार्ट, हेडर भी दे रहे हैं, तो फ्लिप ये इतना तो चेक होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट के नाम पे होना चाहिए। फ्लिपकार्ट के नाम पे है ही नहीं, इन्फोसिस के नाम पे है ही नहीं। तो ये मेरा ये कहना था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अभी देखिए 10 दिन पहले एक कंपनी साइबर इंश्योरेंस ली, और जैसे साइबर इंश्योरेंस जिस डेट से उसका इंश्योरेंस इफेक्टिव था, उसके से 10वें दिन बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है नोएडा में। हमने केस रजिस्टर किया है, बहुत बड़ी कंपनी, और उस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ। अब बताइए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो हैकर्स हैं, इनको कैसे पता चल गया कि ये साइबर इंश्योरेंस इस कंपनी ने करा लिया, और 10वें दिन अटैक हुआ और 15 करोड़ का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को, जो इंडस्ट्री है, उसको खुद अवेयर होने की जरूरत है कि ये हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा पब्लिक डोमेन में क्रिमिनल्स के पास कैसे पहुंच गए। अभी हम लोग डार्क वेब पे काम कर रहे हैं। डार्क वेब पे कोई भी कंपनी का नाम आप बताइए, बैंक का नाम बताइए, और डार्क वेब पे पूरा डेटा मैं आपको 2 मिनट में लेके दे दूंगा। आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, मैं आपसे रिलेटेड दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देता। ये सारे सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव पर्सनल डेटा दैट्स देयर इन द ओपन डार्क वेब, कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है। और सुनिए, डार्क वेब की तो बात छोड़ दीजिए, आप ओपन मार्केट में दिल्ली में जाइए, देयर इज अ ब्लैक मार्केट ऑपरेटिंग इन डेटा वेंडिंग, डेटा सेलिंग। आप बताइए कि हमको आईसीआईसीआई का ये डेटा चाहिए, हमको एलआईसी बैंक के ओ पॉलिसी होल्डर्स का डेटा चाहिए जिनकी एज 50+ है, तो आपको बकायदे वहाँ जो है ना एक्सेल के मास्टर, जो डेटा एनालिटिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, वो वही काम कर रहे हैं असली वाले। वो पूरा का पूरा आपको एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो डेटा मिल जाएगा, जो फिल्टर आप लगाना चाहें, एज वाइज, रीजन वाइज, एजुकेशन वाइज, कास्ट वाइज, नेशन वाइज, सारा डेटा आपको मिलता है। हम लोगों ने रेड किया, पकड़ा पूरा का पूरा डेटा। और मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, आप नाम बता दीजिए, बैंक का नाम बताइए और इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए, कल डेटा मुझसे ले लीजिए। ये है ये आज की, क्यों कि जो डेटा ब्रीच है उसके प्रति हम सीरियस है ही नहीं। जो डेटा ब्रीच के केसेस आप देख लीजिए, कितने लोग सीरियसली ले लेते हैं। आप डेटा ब्रीच के पूरे इंडिया में कितने केसेज हुए, किसी के इन्वेस्टिगेशन में आज तक कोई क्रिमिनल पकड़ा गया? डेटा ब्रीच हुआ कहाँ? डेटा ब्रीच 3 ही तरीके से तो हो सकता है, मैं पुलिस वाला हूँ, लेमैन हूँ, लेकिन 3 ही तरीके से तो डेटा ब्रीच हो सकता है। अगर कंपनी में डेटा ओन कर रहा हूँ तो या तो कोई इनसाइडर गेम किया है, या कोई हैक कर लिया है, या कोई आदमी जो थर्ड पार्टी, जो आपके थर्ड पार्टी वेंडर हैं, वो बेच दिए हैं। आखिर डेटा हमारा पड़ा हुआ है तो कैसे जाएगा? या तो कोई हैक करेगा, या मैं शेयर करूंगा, यही तो होगा, और या कोई और आदमी आकर के एक्सेस करके जो क्रिएट कर रहा है वही शेयर कर दे। और ये किसी का भी डेटा कहीं भी मिल रहा है। डेटा ब्रीच इज द सीरियस इशू। डेटा सिक्योरिटी, इसीलिए जो डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप देखिए हम लोगों ने केसेस किए जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आप ISO 27001 की बात कर रहे हैं, PCI DSS की बात कर रहे हैं, 15-15 हजार रुपये में ये सर्टिफिकेशन मिल रहा है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन कंप्लायंस। हम कहते हैं ये मेरा कंप्लायंस मैनेजर है। भाई कंप्लायंस मैनेजर साहब आप कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं? कंप्लायंस साहब हमने लॉ किया है। लॉ करने वाला ग्रेजुएट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे, बट मोस्ट ऑफ द लॉ ग्रेजुएट दे डू नॉट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। Most of the technology people they do not understand legal framework, you know। हमने compliance किसी को बताया। मैं एक बैंक में गया, बहुत यहाँ का रेपुटेड बैंक, मैंने पूछा आप क्या देखते हैं? कहा मैं IT का हेड हूँ। मैंने कहा आपका बैकग्राउंड? कहा कुछ नहीं, हम लोग रेगुलर चैनल जो है उससे हम PO बन गए, उसके बाद आकर के हमको IT दे दिया गया, कल हो सकता है ब्रांच में हम चले जाए। तो ये है आज की डेट में, ये है कि IT, अच्छा IT और साइबर सिक्योरिटी, हर आदमी समझ रहा है एक ही चीज़ है। IT वाला भी अरे हमारा IT की टीम है, वो साइबर सिक्योरिटी। Cyber security is completely a different domain than the IT domain. Cyber forensic is entirely different from cyber security. हम क्या करें, हमारा यही आदमी फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है, यही साइबर फोरेंसिक भी देखेगा, यही साइबर सिक्योरिटी भी देखेगा, और यही हमारा नेटवर्किंग भी देखेगा, और ये हमारा IT का बनता है। अब सोचिए, ये तीनों अलग अलग। आप लोग
जानते हैं ये तीनों चारों अलग अलग डिफरेंट डोमेन है, लेकिन हमारा एक ही बंदा है, वही एक मास्टर की है, वही सब करेगा। वो क्या करेगा? तो डेटा ब्रीच होगा। डेटा क्या, मेरे इंडिया में तो मेरा मानना है कि डेटा सिक्योरिटी नाम की कोई चीज कुछ कंपनियों में होगी, मैं बता रहा हूं, अदरवाइज वी आर टेकिंग इट वेरी लाइटली डेटा सिक्योरिटी को। थैंक यू। 20 मिनट था, मैंने बोला आप लोगों को कोई सवाल वाल हो, मैं पुलिस का हूं। हाँ, 2-3 चीजें मैं बता दूं। अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो 1930 एक नंबर नोट कर लीजिए, आप इमीडिएटली कॉल करिए। पैन इंडिया नंबर है, ये MHA ने जारी किया है 1930। और आप अपना जो भी आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर डेबिट कार्ड हुआ है, अकाउंट से पैसा गया है, तो आप अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड का नंबर आप देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट जितने बैंक्स हैं या बैंकिंग इंडस्ट्री है या बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल है, सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा पैसा यहाँ से ICICI बैंक गया और आप 1930 पे कॉल किए, तो 1930 वाला जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपका फीड करेगा, वो तुरंत ICICI बैंक को SMS चला जाएगा। ICICI बैंक में राउंड द क्लॉक 1930 को देखने के लिए टीम है। जैसे हमारे यहाँ 60 लोगों की टीम है, 1930 पे मैंने उत्तर प्रदेश में 60 लोगों की टीम बनाई है। तो 193 जैसे कॉल करेंगे, मैं डेटा फीड करूंगा, वो ICICI बैंक में जाएगा। अगर वहां से पैसा मान लीजिए चला गया HDFC में, तो वहां से अपने आप एस्केलेट हो जाएगा ICICI बैंक। वहां से मान लीजिए किसी और वॉलेट में चला गया, वो वॉलेट पे चला जाएगा। तो ये किसी न किसी स्टेज पे जाकर के ये पैसा होल्ड हो जाता है। जैसे लास्ट 4-5 मंथ्स में हमने कुछ 10 करोड़ रुपये फ्रॉडुलेंट मनी को मैंने सीज कराया। तो ये इतना बढ़िया सिस्टम है 1930। दूसरा अगर मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, अगर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड में, तो आप cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in पे आप जाइए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना पोर्टल है। आप उस पर साइबर क्राइम कहीं भी आप अपने मोबाइल फोन से, अमेरिका से, लंदन से, कहीं से भी आप कर दीजिए, वो सीधे आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगा। cybercrime.gov.in और 1930 आपको ये बता दिया। अदरवाइज ढेर सारे ऑप्शन हैं। अब तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर जगह बन रहे हैं। हम लोगों के अपने खुद वो पोर्टल है, हम लोगों का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना हुआ है। जैसे यूपी में यूपी कॉप एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उससे अटेंडेंस का वेरिफिकेशन, आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन, उससे FIR, उससे स्टोलन डिवाइस, कोई भी आपका मिसिंग चीज़ है उस पर रजिस्टर करा दीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की, अब तो वर्चुअल पुलिसिंग का एज है, अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप ऑनलाइन अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, और ये सारे स्टेट कर रहे हैं। हम लोगों ने तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी इनिशिएटिव डिजिटल पुलिसिंग के लिए लिया। आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं है। अब हार्ड क्राइम में आप जा सकते हैं, अदरवाइज डिजिटल क्राइम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक चीज़ मैं 2 मिनट और बोल लें तो नहीं, ये बहुत ज़रूरी है बताना। देखिए मैं बता रहा हूँ, विस्तार में नहीं जाऊँगा। हजारों लोग सिखा रहा हूँ, हजारों मतलब हजारों वाकई। आजकल फेसबुक पे दोस्ती होती है, फेसबुक पे कौन है कोई नहीं जानता, फोटो देख करके दोस्ती होती है, और ज़्यादातर क्रिमिनल्स हैं। तो वो क्या काम करते हैं, रात में आपको व्हाट्सअप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और आप वीडियो कॉल करेंगे और आपकी छोटी सी वीडियो, अगर आप मान लीजिए बहुत ही सेंसिटिव है तो तुरंत आप काट देंगे, तब भी 1 सेकंड 2 सेकंड की वीडियो आपकी कैप्चर हो जाएगी। वो स्क्रीन कैप्चर टूल होता है बैकग्राउंड में, वो लड़की कंप्लीटली नेकेड होती है, और उसको लेकर के फिर तमाम आप जानते हैं डीप फेक टूल्स आ रहे हैं, जो डीप फेक में डाल दीजिए तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बना देंगे। और जब आपसे वो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करा दें या फेसबुक पे जब दोस्ती करते हैं तो पूरी आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपका बेटा कौन है, आपके ज़्यादातर दोस्त कौन है जो कमेंट करते हैं, सबका ले लेते हैं, सबसे मैसेंजर पे दोस्ती कर लेते हैं। अब आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ये देखिए लड़की के साथ आपका फुटेज है, आपकी गलती नहीं है, आप तो एक अननोन वीडियो कॉल अपने दोस्त का जिससे फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, फेसबुक मैसेंजर से आप बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल आ ही गया तो ले लिया। हजारों लोग शिकार हो गए, कितने लोग डिप्रेशन में गए, कितने लोगों ने कहा हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि बड़े प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, बड़े प्रोफाइल को टारगेट करते हैं। हाँ, हजारों केस हमारे सामने आ गए। एक तो ये, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पूफिंग का एज है। स्पूफिंग, किसी भी चीज़ को स्पूफ कर दीजिए, मैक ID स्पूफ कर दीजिए, मोबाइल के IMEI स्पूफ कर दीजिए, नंबर स्पूफ कर दीजिए, SMS हेडर स्पूफ कर दीजिए, IP स्पूफ कर दीजिए, सब कुछ। यू कैन स्पूफ एनीथिंग, दिस इज द एज ऑफ स्पूफिंग। तो जीरो ट्रस्ट, जो आपका जीरो ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप समझिए वर्चुअल एड में वाकई जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पे भी, किसी भी चीज़ पे हमको, हमारे बेटे के नंबर से ही हमको कॉल आ जाएगा, और दैट विल बी VoIP कॉल, नॉट अ एग्जैक्ट नंबर कॉल। तो हम कैसे जाने कि मेरे बेटे का नंबर है कि क्या है? तो नंबर 1,
आपको किसी भी नंबर, किसी भी एसएमएस, किसी भी मेल, किसी भी आईडी, क्योंकि आईडी क्लोन है, अभी हम लोगों ने रेड किया था बायोमेट्रिक क्लोन, सबके बायोमेट्रिक क्लोन होकर के आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसे निकल रहे हैं 10-10 हज़ार, और आपको ओटीपी भी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आपका, मैं ये पा जाऊं कहीं, आपने रजिस्ट्री कार्यालय में दिया होगा या यहाँ अटेंडेंस लगाया होगा, मैं ये मशीन स्किमर ले लूँ और जा करके कॉपी कर लूँ, और उसके बाद से अगर आपका आधार नंबर मेरे पास सिर्फ है तो मैं इसका क्लोन कर लूँगा और 10-10 हज़ार रुपया रात में 12 बजे या 2 बजे निकालूंगा। आपका ओटीपी आने का मतलब नहीं है। 10-10 हज़ार रुपया भी निकल गया तो 30 दिन में 3 लाख रुपया खत्म, आपको पता नहीं चलेगा कि ओटीपी तो आता रहता, कोई देखता नहीं है। अरे ओटीपी तो आएगा नहीं, केवल बैलेंस का आएगा कि 10,000 विड्रॉल का, वो कोई आदमी ध्यान देता नहीं। तो इस तरह की चीज़ है। जीरो ट्रस्ट, मेरा एक मंत्र दे रहा हूँ कि जीरो ट्रस्ट पे तमाम कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन जीरो ट्रस्ट हमको सबसे अच्छा लगता है। किस वर्चुअल दुनिया में हमको किसी चीज़ पे यकीन करनी ही नहीं है, तभी आप सेफ रहेंगे। थैंक यू।